अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बखैरियत आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, तंदुरुस्त और तवाना रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आज की कहानी की तरफ आ जाते हैं। आज की कहानी का नाम है मैं ना मानूं। राइटर है मंजर इमाम साहब। शुरू करते हैं। वो एक मफलूकुल हाल आदमी था। मैंने उसे एक मामूली से होटल में चाय पीते हुए देखा था। मैंने देखा कि उसकी निगाहें बराबर वाली मेज़ पर थीं, जहाँ कुछ लोग चाय पीने के साथ साथ बिस्किट और केक वगैरह भी खा रहे थे। उस मफलूकुल हाल की निगाहें उन बिस्किटों पर लगी हुई थी। इसका मतलब ये था कि उसके पास सिर्फ चाय के ही पैसे थे। बिस्किट और केक वगैरह खाने वालों के दरमियान किसी बात पर भी बहस छिड़ी हुई थी कि इस दुनिया में जिन्नों का वजूद है या नहीं। मैंने देखा कि वो मफलूकुल हाल इन बातों में भी दिलचस्पी ले रहा है। उसके होठों पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट भी थी। मैं उस मफलूकुल हाल की बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी चाय की प्याली उठा ली। उसकी हालत पर मुझे अफसोस होने लगा था। कुछ सोचकर मैंने उसे मुखातिब किया, भाईजान ये लोग क्या बहस कर रहे हैं? मेरा इशारा बराबर की मेज़ वालों की तरफ था। अरे सब बेकार की बातें हैं, मफलूकुल हाल ने कहा। भला बताओ इस दौर में जिन वगैरह कहाँ होते हैं? नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, हर दौर में होते हैं। मैं नहीं मानता। उसने ज़ोर से अपनी गर्दन को झटका दिया। मेरे पास ऐसी बातों को मानने का वक्त ही नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम एक सच्चाई को झुटलाने की कोशिश कर रहे हो। रहने दो भाई, उसने बेजारी से कहा। बहुत सुनी है ऐसी बातें, मुझे तो आज तक कोई दिखाई नहीं दिया। इसी दौरान बेरा ऑर्डर लिए मेरे पास आ गया। मैंने उस टेबल पर आने से पहले उसे चाय और केक वगैरह का ऑर्डर दे दिया था। फिर मैंने उस मफलूकुल हाल से कहा, भाई बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? हाँ कहो। मैंने केक वगैरह मंगवा लिए हैं, तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। वो अपने होठों पर जुबान फेरने लगा, यानी वो बेचारा वाकई भूखा था। बेरा मतलूबा चीज़ें ले आया था और मुझसे ज़्यादा उसी मफलूकुल हाल ने खाया था। खाने के दौरान हम इधर उधर की बातें भी करते रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उससे पूछा। शाहिद करीम, उसने बताया। और तुम्हारा? फिरतूस। फिरतूस? उसने हैरत से दोहराया। ये क्या नाम हुआ? ये एक यूनानी नाम है। मेरे आबा व अजदाद यूनान से आए थे, इसलिए मेरे ख़ानदान वालों को इस किस्म के नाम रखने का जुनून है। अजीब बात है, वो हंस पड़ा। वैसे है तो मज़ेदार। तुम क्या करते हो? मेरा मतलब है क्या काम करते हो? मैंने दरियाफ्त किया। काम ही तो कोई नहीं है मेरे पास। उसने एक गहरी सांस ली। कुछ भी नहीं है, बस दिन भर काम की तलाश में रहता हूँ और रात होती है तो अपनी कोठरी में जाकर सो रहता हूँ। आज मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे, जिनसे मैंने ये चाय पी ली। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हारी चाय के पैसे भी मैं ही दे दूंगा। अरे नहीं, वो जल्दी से बोला। क्यों इतनी मेहरबानी कर रहे हो? इसलिए कि तुम मुझे अच्छे लगे हो, मैंने कहा। ये है भाई कि मैं इस शहर में अकेला हूँ, किसी दोस्त की तलाश में भटक रहा हूँ। तुम्हें देखा तो दिल चाहा कि तुम्हें अपना दोस्त बना लूँ। चलो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, वो बेनियाजी से बोला। तुम मेरे दोस्त बन गए। तुम रहते कहाँ हो? मैंने पूछा। रहना कहाँ है, बजटा लाइन में 2000 रुपये महीने पर एक कोठरी ले रखी है, उसी में वक्त गुजारने की कोशिश करता रहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कोठरी तक चल सकता हूँ? तुम? उसने फिर हैरान होकर मेरी तरफ देखा, फिर कुछ सोचकर बोला, चलो तुम भी क्या याद करोगे। मैंने पैसे अदा किए और उसके साथ उसकी कोठरी में आ गया जिसमें वो रहा करता था। उस कोठरी की हालत खुद उसी की तरह खस्ता थी। सिर्फ एक चारपाई, एक कोने में मिट्टी के तेल का एक चूल्हा जिसके साथ कुछ बर्तन भी थे, एक कुर्सी और एक छोटी सी मेज़ के अलावा यहाँ और कुछ नहीं था। बस भाई फिरतूस, उसने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, यही है मेरी कुल कायनात। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं? ज़रूर बना दो, लेकिन माफ़ करना, ये चाय ज़रा जापानी स्टाइल की होगी, उसने बताया। ये जापानी स्टाइल की चाय क्या होती है? यानी जिसमें दूध और शक्कर वगैरह ना हो, उसने बताया। क्योंकि मेरे पास ऐसी अय्याशियों के लिए पैसे नहीं होते, इसीलिए सिर्फ चाय की पत्ती खरीद लेता हूँ और चाय समझकर इसको पीता रहता हूँ।
कोई बात नहीं, मुझे भी हर किस्म की चाय पीने की आदत है। फिर तो मैं अभी बनाए देता हूँ। उसने चाय बना दी। ये उसका ही हौसला था कि वो ऐसी बदमज़ा और कड़वी चाय पिया करता था। यार शाहिद, तुम्हें याद है होटल वाले बंदे किस मौजू पर बात कर रहे थे, किस मौजू पर उनकी बहस चल रही थी? मैंने चाय की प्याली रखते हुए पूछा। हाँ याद है, उसने बुरा सा मुंह बनाया। वो बेवकूफ़ इस बात पर उलझे हुए थे कि जीनों का वजूद है या नहीं। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मैंने पूछा। भाई सच ये है कि मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता, उसने कहा। मेरा एतकाद ही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक जिन हूँ तो फिर तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? जाने दे यार, कोई और बात कर। मैं सच कह रहा हूँ, मैं जिन हूँ, मैंने कहा। मैं नहीं मानता भाई, चाहे तुम कुछ भी कहते रहो। अच्छा तो फिर मैं गायब होकर दिखाता हूँ, मैंने कहा और उसकी निगाहों के सामने से गायब हो गया। 10 मिनट के बाद फिर उसके सामने हाजिर हो गया। हाँ अब बताओ तुम क्या कहते हो? मैंने कहा ना मैं नहीं मानता। क्या? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम पागल तो नहीं हो? अरे भाई आजकल साइंस का ज़माना है, वो मुस्कुराकर बोला। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, इंसान न जाने क्या क्या करने लगा है, इसलिए तुमने कोई ख़ास कारनामा नहीं किया है। अजीब आदमी था, मेरे इतने वाज़ेह सबूत देने के बाद भी मान कर नहीं दे रहा था। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हारी हालत तब्दील कर दूँ तो? मैंने उससे पूछा। उस वक्त तुम क्या कहोगे? वो एक दूसरी बात होगी, उस वक्त मैं सोचूंगा ज़रूर। तो फिर अपनी आंखें बंद कर लो और जब मैं कहूँ इस वक्त खोल देना। 15 मिनट के बाद मैंने उससे कहा कि अपनी आंखें खोल ले। उसने जब आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। उसके जिस्म पर एक मुनासिब लिबास था। वो अपनी कोठरी के बजाय एक फ़्लैट में था, 3 कमरों का एक खूबसूरत सा फ्लैट जिसमें फर्नीचर भी था और एक टीवी भी। गर्ज ये कि सब कुछ था जो इस किस्म के अपार्टमेंट में हो सकता है। वो बहुत हैरान होकर हर तरफ देख रहा था। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? उसने पूछा। अब ये फ्लैट तुम्हारा है, मैंने उससे कहा। उसका सारा फर्नीचर यानी हर चीज़ तुम्हारी है और तुम्हारे पास इतनी रकम भी है कि तुम कोई छोटी मोटी दुकान खोल सको। और वो रकम कहाँ है? सामने वाली मेज़ की दराज में, मैंने इशारा किया। 4 लाख रुपए रखे हुए हैं जो तुम्हारे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया तो है, लेकिन अब तुम क्या कहते हो? भाई सच तो ये है कि मैं अब भी नहीं मानता, उसने कहा। क्या? इस बार तो मेरा दिमाग ही बनना गया। दिल चाहा कि उस कमबख्त का गला ही घोट दूं। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? नहीं भाई, मेरा मिजाज ज़रा दूसरा है, उसने कहा। इस किस्म की टेक्नोलॉजी अब आम हो गई है। इसके अलावा बाज़ शोबदेबाज भी इस किस्म का तमाशा दिखा देते हैं। क्या कहते हैं उसे? हाँ, नज़रबंदी। कुछ दिनों के बाद सच्चाई सामने आ जाती है, लेकिन ये नज़रबंदी नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं नहीं मानता। हाँ, इसका असर कुछ दिनों तक कायम रह जाए तो फिर सोचा जा सकता है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे पास 2 महीने बाद आऊँगा। उस वक्त तक तो नज़रबंदी बाकी नहीं रहेगी ना। चलो देख लेते हैं। मैं उस शख्स को दिल ही दिल में बुरा भला कहता हुआ वापस आ गया। कमबख्त किसी तरह मान के ही नहीं दे रहा था, लेकिन 2 महीनों के बाद तो उसे मान ही लेना पड़ता। मैं जब 2 महीनों के बाद पहुंचा तो पता चला उसने उसी मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान कर ली थी और उसकी वो दुकान अच्छी खासी चल रही थी। उसने अपनी मदद के लिए एक मुलाजिम भी रख लिया था। मैं जब उसके पास पहुंचा तो उस वक्त वो एक औरत से झगड़ा करने में मसरूफ़ था। नहीं अम्मा, अब इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकता। एक तो आपको वैसे ही सस्ता दे रहा हूँ। फिर उसने मेरी तरफ देखा। हाँ भाई, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं फिरतूस। ओह, वो हंस पड़ा। माफ़ करना यार, मसरूफियत ही ऐसी है। तुम ऐसा करो, 2 घंटे बाद मिलो, मैं दुकान बंद करके तुमसे मिलता हूँ। वो 2 घंटे के बाद मेरे पास आया तो हम एक होटल में चले गए। इस बार उसने मेरे लिए चाय और केक वगैरह का ऑर्डर दिया था। हाँ, अब बताओ काम कैसा चल रहा है? ऊपर वाले की मेहरबानी है भाई, सब ठीक जा रहा है, उसने कहा। अब तो मान लिया ना ये नज़रबंदी नहीं है बल्कि मैं वाकई जिन हूँ? नहीं भाई, बुरा मत मानना, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। बकवास कर रहे हो, मुझे गुस्सा आ गया। अब कैसा सबूत चाहिए तुम्हें?
देखो भाई, मैं ज़रा आदमी दूसरी किस्म का हूँ, उसने कहा। आसानी से मुतमईन नहीं होता, बल्कि सीखा ही नहीं है। वही तो पूछ रहा हूँ कि अब कैसे सबूत की ज़रूरत है। देख यार, वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक परेशानी भी है। थोक मार्केट से सौदा लेने के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ता है। गाड़ी वगैरह की इतनी दुश्वारी होती है कि बस कुछ मत पूछो। मैंने परसों एक सुजुकी की कीमत मालूम की। कमबख्त 4 लाख रुपए बता रहा है। किसी तरह वो सुजुकी आ जाए तो फिर मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद तो तुम मान लोगे ना कि मैं कौन हूँ। हाँ, उसके बाद मैं वाकई पूरी संजीदगी से गौर करूँगा। मैं तिल मिलाकर रह गया। फिर मैंने दांत पीसते हुए कहा, चलो ठीक है, अपनी जेब में देख लो, 4 लाख रुपए रखे हुए हैं। उसने उसी वक्त अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और गिनती करने लगा। गिनती करने के बाद उसने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी एक प्रॉब्लम हल कर दी। अब क्या कहते हो? अभी नहीं भाई, अभी तो सुजुकी चलाकर देख लूँ, हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद पता चलेगा ये नज़रबंदी है या। ठीक है, मैं गुस्से से हुंकारने लगा था। मैं अब तुम्हारे पास 20 दिनों के बाद आऊँगा। 20 दिनों के बाद पहुँचा तो उसने सुजुकी भी ख़रीद ली थी और एक ड्राइवर भी रखा हुआ था। यार, तुम वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो, उसने कहा। मैं चीज़ नहीं हूँ, जिन हूँ। ये तो तुम खुद कह रहे हो ना, जबकि मैं तो नहीं मानता। अब सूरत हाल मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। मैंने झिल्लाकर उसका गिरेबान थाम लिया। पागल इंसान, अब क्यों नहीं मान रहा है? यार, ये भी कोई ज़िंदगी है जो मैं गुजार रहा हूँ, उसने कहा। रात दिन मेहनत ही करते रहो, इस काम में आजकल बचत ही कहाँ होती है। तो फिर क्या चाहते हो? हाँ, एक बड़ा सा सुपर स्टोर हो तो कोई और ही बात होती। आराम से काउंटर पर बैठे रहो, साफ़ सुथरा माहौल, कई मुलाजिम काम में लगे हुए हों, ठाठ की ज़िंदगी, ये सब हो तो फिर मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ। चल, ये भी हो जाएगा। उसके बाद तो सोचने के लिए बहुत सा टाइम मिल जाएगा, उसने कहा। लेकिन एक बात याद रखो, कोई बड़े सुपर स्टोर का मालिक ऐसे मामूली से फ्लैट में नहीं रहेगा। उसके पास फ्लैट भी अच्छा होना चाहिए और जाहिर है उसके साथ गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए। चल, तू भी क्या याद करेगा, तेरी ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उसकी ये दोनों ख्वाहिशें भी पूरी हो गईं। बहुत ज़बरदस्त सुपर स्टोर था उसका, जिसका नाम भी उसने अंग्रेज़ी में रखा था, बारगेज, और उसके पास एक शानदार गाड़ी भी आ गई थी। इस बार वो मुझे देखकर मुझसे लिपट ही पड़ा था। यार, किस ज़ुबान में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने तो मेरी किस्मत ही बदल दी है। मैंने ऐसी चीज़ों का सिर्फ तसव्वुर ही किया था। चलो, अब तो यकीन आ गया ना कि मैं जिन हूँ। नहीं यार, वो मामला दूसरा है, उसने कहा। मुझे अब भी यकीन नहीं आया। अहमक इंसान, तुझे यकीन दिलाने के लिए क्या मैं आसमान से लटक जाऊं या ज़मीन फाड़ कर बता दूं, तब तू यकीन करेगा? मुझे अपने एक दोस्त से मशवरा कर लेने दो, उसने कहा। क्यों, वो क्या कर लेगा? मैंने पूछा। वो बहुत अक्लमंद इंसान है और जिनों के बारे में उसकी मालूमात भी बहुत ज़बरदस्त है, उसने बताया। ठीक है, तो उससे मशवरा कर ले, सारी सूरत हाल बता देना उसको। जाहिर है उससे क्या छुपाना। तो फिर मैं कब आऊँ तुम्हारे पास? क्योंकि वो कहीं दौरे पर गया हुआ है, उसकी वापसी के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, मैं 1 महीने के बाद आ रहा हूँ। 1 महीने के बाद उसके पास पहुंचा तो उसने बताया, हाँ यार, दोस्त से मुलाकात हो गई, मैंने उससे मशवरा कर लिया है। क्या कहा उसने? मैंने उससे पूछा। उसने कहा कि ये सब कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी बुनियाद पर किसी को जिन समझ लिया जाए। ये सब तो मामूली करिश्मे हैं। असल काम तो ये है कि तुम मुझे सरकार में कोई ओहदा दिला दो, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा, मैंने भुन्ना कर उससे कहा। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है, उसके बावजूद तुम मान कर नहीं रहे हो। अब इससे ज़्यादा हट दर्मी और क्या होगी? तुम मुझे कोई ओहदा दिला दो, फिर मैं सोचूंगा। अच्छा नाखल्फ इंसान, ये बता, ओहदे के लिए मुझे क्या करना होगा? इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन में कामयाबी दिलवा दो, उसने कहा। मैं आज़ाद उम्मीदवार बनकर खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, तो तू अपनी ये हसरत भी पूरी कर ले। उसने एक बार जो काम बताया था उसमें जिन होने के बावजूद मुझे अच्छी खासी मेहनत करना पड़ी थी।
اس کے لیے الیکشن کی مہم چلانا، اس کو اس قابل کرنا کہ وہ زوردار تقریریں کر سکے، پھر لوگوں کے ذہنوں کو اس کی طرف راغب کرنا کہ وہ اسی کو ووٹ دیں، اس کے لیے اخبار میں خبریں شائع کروانا۔ غرض یہ کہ اس کی طرف سے مجھے اچھی خاصی محنت کرنی پڑی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ انتہائی شاندار طور پر کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے مخالفین کو ہزاروں ووٹ سے شکست دی تھی۔ بڑے بڑے جغادری چکرا کر رہ گئے تھے کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ کسی کو بھی اس کی کامیابی کی توقع نہیں تھی، لیکن اس نے جیت کر ایک مثال قائم کر دی تھی۔ بہرحال نئی حکومت بنی اور اسے ایک انتہائی اہم وزارت بھی مل گئی، یعنی اس کے عہدے والی شرط بھی پوری ہو گئی تھی۔ جب یہ سب ہو چکا تو میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہاں اب بتاؤ، اب کیا کہتے ہو، میں نے پوچھا۔ نہیں یار، وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے بولا، یہ ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن میں تمہیں اب بھی جن تسلیم نہیں کر سکتا۔ بے وقوف، نالائق، بدمعاش، دھوکے باز۔ میں اس پر برس پڑا۔ اب اور کیا کمی رہ گئی ہے؟ کیا چاہتا ہے تو؟ ہاں ایک بات ہے، اگر وہ پوری کر دو تو پھر میں تمہیں جن مان لوں گا۔ چل وہ بھی بتا دے۔ تم آئندہ اگر میرے سامنے نہ آؤ تو پھر میں تمہیں جن مان لوں گا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل سچ۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ اور پھر میں اس کے سامنے نہیں گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اب اس نے مجھے جن مان لیا ہو۔ میں نے یہ بات جب اپنے استاد جن کو بتائی تو وہ سر پیٹنے لگا۔ بے وقوف، اس آدمی نے تجھے بے وقوف بنایا ہے، کیونکہ یہ اس طرح سے ترقی کرنے والوں کی پرانی پریکٹس ہے۔ کیا مطلب استاد؟ تو جا کر دیکھ، یہ جو بڑے بڑے صنعت کار، لیڈر، سیاستداں ہیں، انہوں نے کس طرح ترقی کی ہے۔ ان سبھوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی جن ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ ان کا استاد ہو، ان کے والدین ہو، کوئی دوست ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو۔ اور جب وہ ترقی کر جاتے ہیں تو پھر میں نہ مانوں بن جاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں کسی کا احسان، بلکہ انتہا یہ ہے کہ یہ اپنے خدا کا بھی احسان نہیں مانتے، جس نے انہیں زندگی دی، بولنا اور چلنا سکھایا۔ جب یہ اس کا احسان نہیں مانتے تو پھر تو کس کھیت کی مولی ہے؟ خبردار آئندہ ایسا تجربہ مت کرنا، ورنہ ہمیشہ دکھی رہے گا۔ بس اتنی تھی کہانی۔ یہ ہم ناشکر بندوں کی کہانی ہے جو اللہ کی اتنی ساری نعمتوں کے ملنے کے باوجود بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ بھی ایسا انسان تھا جسے اتنی ساری چیزیں وہ جن دیتا چلا گیا، لیکن پھر بھی اس نے جن کو جن نہیں مانا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں۔ لائک، سبسکرائب اور کمنٹس۔ اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔